हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पे। और जैसा कि जानते हैं हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारा 15वीं कक्षा होगी। ये हमारा 15वीं कक्षा होगी किसका, जियोग्राफी का। और ये हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ये हमारी क्लास जो होगी वो 15वीं होगी। इससे पहले हम लोगों ने 14 क्लास कर चुके हैं, 14 कक्षाएं कर चुके हैं जियोग्राफी फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस का। बेसिकली हम लोग सिलेबस लेकर चल रहे हैं यूपीएससी का। साथ ही अगर आप गलती से भी इस चैनल पे आ गए तो थोड़ा देर वेट करिए, ठीक है, 2-3 मिनट वेट करिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अब आप डिसीजन खुद ले सकते हैं अगर आपको अच्छा ना लगे तो। लेकिन कुछ चीज़ें सच्ची होती है, जैसे कि आपको अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो कुछ चीज़ें ऐसे पढ़नी ही पड़ेगी जिससे आप पहले कभी परिचित नहीं हुए हैं। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे पढ़नी ही होगी जिसमें आपको मज़ा ना आए, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, जो आप पहले कभी उसको सुने ना हो, उससे परिचित ना हो। उन चीज़ों को देखना और पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। तो इसीलिए आपको आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपको अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको धैर्य रखना होगा, पैसेंस रखनी होगी और साथ ही आपको हार्ड वर्क करनी होगी। साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि एक एग्जाम क्रैक करके अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जा रहा है, यानी कि जिला संभालने के लिए दे दिया जा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए, अगर आपको जिला संभालने के लिए दिया जा रहा है तो इतना छोटा एग्जाम तो होगा नहीं। मेरी बातों को समझ रहे हैं। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन पूछा गया, एक में 4 ऑप्शन है, आप कोई एक टिक करके आ जाए। अगर तुक्का मार के भी अगर आप 80 कर दे रहे हैं और 80 कटअप लिया और ले लिया, उसके बाद से आपको क्या जिला संभालने के लिए दे दिया, फिर तो जिला का तहस नहस हो जाएगा, पूरा जिला का पूरा देश का ही तहस नहस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या उस तरीके से आपका निचोड़ा जाता है। यूपीएससी आपको निचोड़ ले लेती है, निचोड़ देती है। आपको पता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी जो मेंस का एग्जाम लेती है वो सुबह शाम लेती है, न कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के जैसे एक दिन आज और एक हफ्ते बाद दूसरा पेपर नहीं, आज ही लेगी, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम करके लेती है। तो अब आप सोच लीजिए कि एक पेपर में 3-4 को सिलेबस है, 3-4 को सब्जेक्ट है, 3-4 को सब्जेक्ट एक पेपर में है और क्या करती है, एक सुबह लेती है एक शाम लेती है, यानी कि एक दिन में आपको 5-6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो आप सोच के देखिए कि कितना निचोड़ती है। तो उसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा और तैयार होने के लिए आपको कुछ चीजें ऐसी है जो कड़वी होगी लेकिन पीना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन समझना पड़ेगा। कोई आपके पास दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों ने अब आइए बिना देरी को क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भू संचलन में पढ़ रहे थे, भू संचलन में वर्गीकरण देख लिए थे, अर्थ देख लिए थे, प्रभाव देखना है आज। भू संचलन का प्रभाव क्या है, तो भू संचलन का प्रभाव कहने का मतलब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का दोनों का प्रभाव। इससे पहले कि अगर आप कक्षाएं नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो कक्षाएं देखिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही आइए हम देखते हैं अब कि भू संचलन का प्रभाव क्या होगा। देखिए, प्रभाव में अगर हम बात करें तो एक एक करके 2-3 प्रभाव है, इसको छोटा सा क्लास होगा। प्रभाव में सबसे पहली प्रभाव देखिए, पहला प्रभाव क्या होगा। हम जब पढ़ रहे थे अंतर्जात और बहिर्जात भू संचलन तो उसमें देख रहे थे, तो अंतर्जात बल जो है, अंतर्जात जो बल है पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण जो घटनाएं होती है उसको अंतर्जात भू संचलन बोलते हैं। और भू संचलन, अंतर्जात भू संचलन वो पृथ्वी को काट छाट कर रख देती है। अगर मान लीजिए सुनामी आया, चाहे भूकंप आया या फिर क्या बोलते हैं आप ज्वालामुखी आया, तो क्या करेगी वो पृथ्वी को तहस नहस करके रख देगी। पृथ्वी का जो सतह है उसको तहस नहस करके रख देगी। लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे कि संपीड़नात्मक बल, अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो वो क्या करेगी, जब तहस नहस करेगी तो वो विषमता मूलक पृथ्वी की जो परिस्थिति है उसको विषम बना देगी। विषमता मूलक क्या उत्पन्न करेगी, आप जानते होंगे। अगर आप विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न करेगी, विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न कर देगी। क्या अंतर्जात जो बल है, इसमें हम कहना यह चाह रहे हैं दोस्तों कि जो अंतर्जात बल है पहला कारण है क्या, इसका हम भू संचलन का प्रभाव देख रहे हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, प्रभाव पहले वाला डायग्राम आपको याद होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। तो भू संचलन में प्रभाव में जो है अंतर्जात बल, अंतर्जात भू संचलन जो है, अंतर्जात भू संचलन मैं संक्षेप में लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, सॉरी। अंतर्जात भू संचलन जो है वो क्या करेगी, विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न करेगी। विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न करेगी। अब कैसे उत्पन्न करेगी, मैं अभी आपको बताया था। प्रभाव उत्पन्न करेगी कि वो पृथ्वी को तहस नहस, पृथ्वी की सतह जो उसको तहस नहस करके रख देगी। लेकिन बहिर्जात भू संचलन क्या करेगा, बहिर्जात भू संचलन क्या करेगा,
उसको फिर से समतामूलक प्रभाव में बदलेगा। अगर बहिर्जात भू अंतर्जात भू संचलन विषमतामूलक प्रभाव उत्पन्न करेगी, तो बहिर्जात भू संचलन या अनाच्छादन, जो भी हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था कि बहिर्जात भू संचलन की जो प्रक्रिया है वो अनाच्छादन है। अनाच्छादन में 5 को चीजों हम लोगों ने देखा था, 5 प्रकार का, 5 को, जैसे अपक्षय, अपर्दन, ठीक है, परिवहन, निक्षेपण और बृहद क्षरण, ये सब चीजें मिलकर फिर से उसको समतामूलक प्रभाव में बदलेगी। इसी तरह से बहिर्जात भू संचलन क्या करेगी, बहिर्जात भू संचलन जो है वो क्या करेगी, इसको समतामूलक प्रभाव में बदल देगी। समतामूलक प्रभाव में चेंज कर दे। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। आप सपोज कीजिए आप कि इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि मान लें कि ये भारत है। अगर आप थोड़ा सा परिचित हो गए, ये अगर इसको हम भारत मान लें, तो इसका जो पूर्वी तट है, कभी एक ऐसा समय था कि अगर मान लें कि ये समतल था, ये सही था, ये कटा छटा नहीं था, ये बराबर था, तो अब क्या, इसमें जो भी नदियां इधर से बहती है, अगर इसकी बात करें तो इसको काट छाट के अर्ज रख दिए। इसमें बहुत सारे कटाव आ गए हैं, क्योंकि ये नदियां जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, तो इसको काट छाट दिए। यानी कि विषमतामूलक प्रभाव के कारण, अगर ये बहिर्जात भू संचलन के कारण क्या हुआ, इसको काट छाट के बराबर कर दी नदियां। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था बहिर्जात भू संचलन में पिछले कक्षाओं में, क्या क्या होता है उसमें, भौतिक कारण, रासायनिक कारण और जैविक कारण होता है। तो इस तरह से भौतिक कारण में हम नदियों की बात करें तो इसको काट छाट के रख दी है। तो अंतर्जात भू संचलन विषमतामूलक प्रभाव उत्पन्न करता है, बहिर्जात भू संचलन समतामूलक उसको प्रभाव में बदल देता है। अनाच्छादन की प्रक्रिया जो है उसको समतामूलक प्रभाव में बदल देता है। ये होगा पहला कारण। अब हम दूसरे कारण को देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा कारण हम बता रहे थे आपको कि पहला कारण तो देख लिए, दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण में क्या होता है, बहिर्जात भू संचलन के कारण अनाच्छादन की क्रिया होती है। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहिर्जात भू संचलन के कारण अनाच्छादन की क्रिया होती है। और अनाच्छादन में क्या होता है, अनाच्छादन में परिवहन निक्षेपण होता है, जिसके कारण क्या, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, जो कि समतल होता है। जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, और जो समतल होता है उस पे क्या होता है, अधिवास, लोगों के रहने के लिए, ठीक है, परिवहन, इन सब चीजों का, संचार, इस सब चीजों का क्या होता है, विकास होता है। और वो बहिर्जात भू संचलन के कारण ही क्या, अधिवास मतलब नगरों का बसाव हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अब हम, ये दूसरा कारण हो गया है। तीसरे कारण हम लोग देख रहे हैं, तीसरे कारण को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जिसमें दोनों चीजें आ जाएगी, बहिर्जात और अंतर्जात दोनों चीजें आ जाएगी, भू संचलन दोनों चीजें आ जाएगी। दूसरा कारण हम लोग देख लिया। तीसरा कारण जो है, दूसरा कारण मैंने आपको बोला था, तीसरा कारण आप देखिएगा। तीसरे कारण में क्या होता है, तीसरे कारण में होता है कि इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तृत से अध्ययन करें, क्योंकि इससे आप एक क्वेश्चन को और समझ सकते हैं कि जो सभ्यताएं हैं, पुरानी सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ठीक है, इस सब, मिस्र सभ्यता हो गया, सब सभ्यताएं विकसित कैसे हुई है, ठीक है, कहाँ पे हुई है, तो आप देख रहे हैं। अगर हम, जैसे हम पीटीटी पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें अध्ययन करेंगे इसका बहुत अच्छे से। अगर हम थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करें, अगर ये हमारा, मान लें कि ये मैप है, इंडिया का मैप है, अगर इस पे थोड़ा सा इसको आप समझ पाइएगा, और ये हमारा क्या है इधर, अगर इसको हम लोग अरब प्रायद्वीप मान ले, क्या, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप मान ले, तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया का ये हमारा क्या है, हिमालय है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, ये हिमालय है। अगर मान लें कि ये हिमालय है, ठीक है, तो देखिए हम बाद में पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे इसका ये हम अध्ययन नहीं करने जाएंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे। जब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो हम बताएंगे कि क्या इंडियन प्लेटें कैसे यूरेशियन प्लेट से आके टकराई, और कैसे हिमालय का टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ हिमालय। तो वो हम वो चीजें बाद में आपको बताएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई यहाँ पे। तो आपको एक बात ध्यान समझिएगा, हम जब अंतर्जात बल पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि अंतर्जात बल के कारण क्या होता है, अंतर्जात बल के कारण ही कि अंतर्जात बल में हम संपीड़नात्मक फोर्स पढ़ रहे थे, संपीड़नात्मक बल पढ़ रहे थे, और एक संपीड़न तनावमूलक बल पढ़ रहे थे। तो संपीड़नात्मक बल के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय जो है, हिमालय का निर्माण, आप इस बात को लिख लीजिएगा, हिमालय का निर्माण जो है वो किसके कारण हुआ, संपीड़नात्मक बल के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। संपीड़नात्मक बल के कारण हिमालय का निर्माण, या संपीड़नात्मक भू संचलन के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अब देखिए, आप इसके बाद से आप दो नदियों को देखते होंगे। एक तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो क्या ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यहाँ से एक नदियाँ निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ क्या, और इस तरह से पाकिस्तान से होते हुए इधर निकल आती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है,
इंडस नदी, सिंधु नदी आप जानते हैं, उसकी सहायक नदियां सिंधु, सतलज, जो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब है, इसके बारे में 25 से जानते होंगे अगर थोड़ा सा भी आप भूगोल पढ़ के आ रहे होगे तो इस तरह से सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी। और आपको एक बात और पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहीं पे विकसित हुई थी, जो बहुत पुरानी सभ्यता है वो यहीं पे विकसित हुई थी। क्या रीजन था कि यहीं पे विकसित हुई? अब देखिए, अंतर्गत बल के कारण, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति जो है संपीडनात्मक भू संचलन, अंतर्गत बल के कारण हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। इंडस नदी जो है लगातार बहती है और बहते हुए यहाँ से क्या अपर्दन, अपक्षा, इस सब क्रियाओं की वजह से मिट्टी, बालू का कण, जो टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े जो भी है, उसको ला के यहाँ पे अवसादों को क्या करती है, यहाँ पे निक्षेप कर देती है। और इस कारण यहाँ पे समतल मैदान का निर्माण होता है। समतल मैदान के निर्माण के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, समझ पा रहे मेरी बातों को? ये अनाच्छादन की क्रियाओं, जो उसमें पांच चीजों को देखे थे, कौन सा? अपक्षय, अपर्दन, इन सब चीजों को देखे थे वहां पे। तो अपक्षय, अपर्दन, इन सब चीजों के कारण मिट्टियां, जो ये नदियां जो है, बालू के कण, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े बहा के लेके आती है। और बहा के लेके आके जब इसका धारा है, नदियों का जो प्रवाह है वो धीमा होता है, और धीमा होने का इसको यहाँ पे निक्षेप करती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है, समतल मैदान का निर्माण होता है। और समतल मैदान के निर्माण होने के कारण यहाँ पे कृषि योग्य भूमि हो जाता है, परिवहन योग्य भूमि हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो जाता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से भू संचलन के प्रभाव में हम लोग देख लिए कि ये हो जाता है क्या, और इन सब का सम्मिलित प्रभाव हुआ कि जो पुरानी सभ्यता है वो विकसित हुई यहाँ पे। इन सब कैसे कि अगर नदियां यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर रही है, तो निर्माण करने के वहाँ पे कृषि कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, अधिवास हो सकता है, लोग रह सकते हैं, नगर बस सकता है, तो नगर बसा। साथ ही नगर बसने के साथ वहाँ पे क्या पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे पुरानी सभ्यताएं इसलिए विकसित हुई कि यहाँ पे जो सिंधु नदी है वो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का ला के निक्षेप करी, और निक्षेप करने के कारण ही क्या हुआ, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो है समतल मैदान में निर्मित हो गया, समतल मैदान निर्मित हुआ, जिसके कारण परिवहन की सुविधाएं हुई, कृषि हुई। और इसके वजह से ही यहाँ पे क्या हुआ कि पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई। साथ ही यही चीजें क्या, तो यही चीजें आप देख सकते हैं, मिस्र सभ्यता जो है, मिस्र सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। तो मिस्र सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे विकसित हुआ, ठीक है। तो आप नील नदी के किनारे, हम जो साउथ अफ्रीका में पढ़ेंगे तो नील नदी कहाँ है, कैसे है, किस दिशा में प्रवाहित होते हैं, उस सबको हम देखेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे इंडस नदी में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कारण बना, उसी तरह से वहां पे मिस्र सभ्यता के कारण नील नदी बन रहा है, ठीक है। तो यही 2-3 कारण था किसका, भू संचलन का प्रभाव था, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसके आगे का जो भी है, जैसे भ्रंशन, वलन, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और वो हमारा लास्ट कक्षा होगा, उसके बाद से हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका एक छोटा सा वीडियो जो भू संचलन का प्रभाव है पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही आपको जानते हैं कि आपको क्या करना है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग धीरे धीरे करके जल्द ही ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि 15 क्लास से हो गई मुश्किल से, मुझे लगता है कि, और मैं बोला था 100 के आसपास क्लास है, तो 85 क्लास और लगेंगे। और हम जब कोशिश करेंगे, जब हम जनवरी से आए, तो जनवरी न्यू ईयर में जब हम जाए, तो न्यू ईयर में पर डे एक वीडियो अपलोड करें और जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म किया जाए। पर डे 1 से 2 वीडियो भी अपलोड हो सकता है, एक अगर जीएफए करे तो दूसरा दूसरे सब्जेक्ट का कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जल्दी से जल्दी क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको आप क्या करना आपको पता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।